तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के अंतर्गत हम लोग घटना चक्र की सीरीज़ के अंतर्गत पॉलिटी को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मूल कर्तव्य जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ तक पढ़ लिया था। और आज हम लोग राष्ट्रपति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनते हैं और 100% बनते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई मतलब ऑब्जेक्शन ही नहीं है कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे, यहाँ से प्रश्न दोस्तों जरूर बनेंगे। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया है, एक प्लान मैंने बताया था कि आप यूपीपीसीएस कैसे निकालें, तो आप उस प्लान स्ट्रेटजी को देखें और उसको फॉलो करें। दोस्तों, विश्वास मानिए, अगर आपने उस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आप यूपीपीसीएस की कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछा जाता है उसमें आपको महारत हासिल हो जाएगी। ठीक है, और आप उस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें घटना चक्र में अच्छी बात यह है कि सबसे पहले मेन पॉइंट है, उसके बाद प्रश्नों का एक क्रम है। तो पॉइंट्स को देखने के बाद प्रश्नों को लगाने से हमारे जो दिमाग की समझ है और प्रैक्टिस सेट भी हमारी दोनों चीज़ हो जाती है। शुरू करते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति देश का कौन होता है, प्रथम नागरिक होता है, ये आप सब जानते होंगे। ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद जो 52 है आपका, ये आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात की चर्चा करता है। किसकी? कि अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और जो आपका अनुच्छेद 53 है, 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, कौन शक्ति? कार्यपालिका शक्ति। ठीक है दोस्तों, इन शब्दों, ये शब्द आप की पॉइंट होते हैं, इन की पॉइंटों को आप जरूर देखिए। और मेरे तो मानना है कि आप इसको लिख लिया करिए। ठीक है, की पॉइंट से आप क्या होता है कि अगर प्री निकलता है तो मेंस में आपको राइटिंग स्किल जो होती है बेहतर होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, यह आपका 53 कहता है। ठीक है, और इस शक्ति का प्रयोग, किस शक्ति का? इस कार्यपालिका शक्ति का। ठीक है, वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है, तीन बातें कही गई हैं कि या तो संविधान के अनुसार करेगा, ठीक है, या स्वयं करेगा, या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है, किसका प्रयोग? कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग। ठीक है, अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न अधिकतर कन्फ्यूज करता है लोगों को। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसकी बात तो की गई है 54 में, लेकिन उस निर्वाचक मंडल में कौन होगा? तो उस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित कैसे सदस्य? ठीक है, निर्वाचित सदस्य होंगे। और राज्य जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उन सब के जो है निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। ठीक है, और आगे देखिए, 70वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था 70 जो कि 1992 में हुआ था, उसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी जो है उनकी जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो दो आपकी जो यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश हैं जो आपके, ठीक है, तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण किसके? दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ठीक है, और क्योंकि देखिए क्या था कि जब आपका जम्मू कश्मीर आपका एक राज्य था, तो जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में जब था उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते थे। ठीक है, क्योंकि वो राज्य था। ठीक है, वर्तमान में अभी प्रावधान ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब राज्य आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो गया है, आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक है ना। देखिए आगे, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और कौन लेता है? आपका विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, विधान परिषद से आपका दोस्तों राज्य में विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं लेकिन विधानसभा भाग नहीं लेती। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आराम से पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए जिससे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 55 का 3 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, इसे दोस्तों इंग्लिश में जो बोलते हैं वो आपका सिंगल ट्रांसफर जो है। ठीक है, तो ये आपका जो है एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान। ठीक है, ये आपका एक मतदान होता है।
ठीक है, कौन सा, राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा था, आनुपातिक। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति चुनाव से कोई भी अगर दोस्तों विवाद होता है इससे संबंधित, किससे, चुनाव से संबंधित। ठीक है, तो उसका जो फैसला कौन करता है, उसका फैसला होता है उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो दोस्तों तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आप देखिए ध्यान से। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी फैसले होंगे क्या होगा, उच्चतम न्यायालय में होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। मान लीजिए किसी राज्य में वहाँ की जो है कोई भी विधानसभा जो है अगर नहीं है या हटी है, ठीक है, तो इस आधार पे ये नहीं कहा सकता कि आपका जो है निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ठीक है, अनुच्छेद 58, कौन सा, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अहर्ताएँ हैं वो क्या क्या हैं, तो आपकी जो राष्ट्रपति के लिए क्या क्या अहर्ताएँ किसमें है, 58 में है। कौन सा है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ये आपकी 3 जो है पॉइंट हैं, किसके लिए, राष्ट्रपति की अहर्ता के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। दोस्तों कोई भी चुनाव लड़ता है राष्ट्रपति का, तो उसके एनरोलमेंट के लिए 50 कम से कम उस उम्मीदवार हो, ठीक है, और 50 अनुमोदन इसके लिए होना चाहिए। ठीक है, ये सब राष्ट्रपति क्रम है, उसका देख लीजिएगा बाद में। फिर देखिए, जमानत राशि के रूप में कितना, 15,000 रुपये जमा करना होता है, ये होता है। ठीक है, चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे उपराष्ट्रपति का हो। और उम्मीदवार द्वारा कुल डाले गए जो मत होते हैं उनका अगर 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ये जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाती है। हालांकि 15,000 रुपये दोस्तों कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रावधान है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कितना, अगर 1/6 टोटल मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करते हैं तब ये जो 15,000 है जमा राशि ये जब्त कर ली जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि कितनी रहेगी इसका उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि पद ग्रहण की जो तारीख रहेगी उससे लेकर 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपनी पद पर रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 56 की 1 में ही ये व्याख्या की गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। ठीक है, तो अगर भारत के राष्ट्रपति को क्या करना है, अगर उसको जो है रिजाइन देना है, त्यागपत्र देना है, तो वो जो है उपराष्ट्रपति जो होता है उसको दे सकता है। ठीक है, ये किस में कहा गया है, 56(1) में कहा गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति उसके बाद क्या करेगा, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये किस में कहा गया है, ये आपका अनुच्छेद 56(2) में कहा गया है। ठीक है, ठीक है ना। आगे तो दोस्तों ये आपका जो आर्टिकल 56 है ये संबंधित है आपका पद ग्रहण और रिजाइन। ठीक है, आगे देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है, कौन सा 57, ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता रखता है। ठीक है, दोस्तों बहुत सारे देशों में यह है प्रावधान है कि पुनर्निर्वाचन नहीं होता है या होता है तो एक या दो होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमारा यह है कि पुनर्निर्वाचन कितनी भी बार हो सकता है। ठीक है, तो इसकी बात कहाँ की गई आपकी, अनुच्छेद 57 की गई। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या के तात्पर्य यह है कि जो वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। देखिए दोस्तों 1971 में जनगणना हुई थी, उसके बाद आज 2023 चल रहा है, 24 चल रहा है, 23-24, तो अब 21 की जनगणना ले चाहिए, लेकिन अभी भी 1971 की जनगणना को ही बेस माना रहा है। कारण ये है कि कुछ राज्यों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, कुछ की कम हुई है। ठीक है, तो इसको जहाँ कम हुई है उसको प्रोत्साहित किया रहा है, जहाँ ज़्यादा है उसको थोड़ा सा वो किया रहा है, लेकिन इसके आधार पर सीटें तो बढ़ रही है ना, इसलिए जो कम जनसंख्या कर रहे हैं उन लोगों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए जनगणना को एक प्रकार से अभी 1971 के अंतर्गत ही आपको बेस बना के काउंट किया जाता है। ठीक है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2026 तक जब तक इसका जो है हल नहीं निकलता है तब तक इसको जो है बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान जनगणना किसके माध्यम से होती है, वर्तमान जो सीटों का अलॉटमेंट होता है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों ये पॉइंट अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो प्रश्नों को करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बहुत ही आराम से और अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम भले लगे लेकिन आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, 84वें संविधान संशोधन, ठीक है, ये तो हो गया। अनुच्छेद जो 59 है दोस्तों, 59 का 1, उसके अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई संसद के किसी सदन का, राज्यसभा लोकसभा का या राज्य के विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद का
का कोई सदस्य अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण कर लिया है और उसका जो पद जो पहले था उसको रिक्त मान लिया जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, उसके लिए आपको अपने पुराने पद के लिए त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो ये किसमें कहता है आपका अनुच्छेद 59 में कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 60 बहुत महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 60 आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो ओथ होती है या प्रतिज्ञा का प्रारूप वर्णित है। अब भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ दोस्तों है ये भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, या उसकी अगर वो नहीं है तो या इसकी अनुपस्थिति में जो उच्चतम न्यायालय का जो ज्येष्ठ मतलब सीनियर जो न्यायाधीश होगा वो जो है उसको शपथ दिलाता है। ठीक है ना। वर्तमान में राष्ट्रपति को की वेतन 5 लाख रुपये प्रतिमाह है। ठीक है, और राष्ट्रपति का जो दोस्तों वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, संचित निधि। ठीक है, अनुच्छेद 56 का एक बी के अनुसार राष्ट्रपति महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर मतलब देखिए अगर संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति करता है तो इस आधार पर उस पर जो है आपका इम्पीचमेंट जो होता है दोस्तों, महाभियोग जो होता है इम्पीचमेंट वो आपका अनुच्छेद 56 के एक बी के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है, तो संविधान में के अतिक्रमण के आधार पर ही केवल यही एक आधार है दोस्तों जिसके आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, और कोई आधार नहीं है। ठीक है, आगे अनुच्छेद जो 261 है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख आपका 61 में है, किस प्रकार से इम्पीचमेंट होगा। देखिए उसके अनुसार क्या होगा कि महाभियोग का जो आरोप है तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की ऐसा कोई संकल्प जो है आपका नहीं लाया गया हो, और कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। ठीक है, तो कम से कम दोस्तों 14 दिन पहले आपको ये सूचना देनी होती है कि हम राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट ला रहे हैं। ठीक है, पहली बात मतलब मोटा मोटा यह बात कहा गया है। ठीक है, और इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि 14 दिन पहले होना चाहिए प्लस 1/4 लोगों के इसमें साइन होना चाहिए। ठीक है, और उस सदन की कुल सदस्य संख्या, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मैं कहता हूँ कि आपका लोकसभा है तो लोकसभा में कितना होता है 550 होता है, तो 550 जो होंगे उसके 2/3 कितने, उसके 2/3 जो है सदस्य, ठीक है, कम से कम कितने, कम से कम 2/3 सदस्य द्वारा बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए। ठीक है, तब जाके दोस्तों इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो है कंप्लीट होती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या क्या है, ये जो 62 है, ठीक है, ये आपका 61 के अंतर्गत था। ठीक है, तो क्या था आपका 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी और 1/4 लोगों के साइन होना चाहिए प्लस उस राज्य का जो उस सदन का होगा उस सदन का 2/3 बहुमत कम से कम जो है तब जाके जो है प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे दोस्तों की पॉइंट आप लोग लिख लिया करिए। ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। अनुच्छेद 62 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति जो है राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है रिक्ति होने की तारीख के 50 यथाशीघ्र और प्रत्येक समय 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि कम से कम 6 माह, तो 6 माह बीतने से पहले हो ही जाना चाहिए अनिवार्य। ठीक है, 7 महीना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा, आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जगह कौन आएगा, उपराष्ट्रपति उस पद को संभालेगा। ठीक है, यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो, ठीक है, और उसके भी न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, राष्ट्रपति कार्य को संपादित करेगा। दोस्तों ये एक प्रकार से आपको बनाया गया है। ठीक है, कि अगर ये नहीं होगा ये नहीं होगा। ठीक है, हालांकि होता नहीं है। ठीक है, हालांकि मुख्य न्यायाधीश बहुत बार जो है कार्यभार के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, अनुच्छेद 77 के अनुसार 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त जो कार्यपालिका करते होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, अगर पीएम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, किसी देश जा रहे हैं या कोई देश का यहाँ आ रहा है तो जो भी कार्य हो रहा है दोस्तों वो आपके एक प्रकार से जो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 78 ये आपका राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए इसके संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य निर्धारित करता है। ठीक है, कौन सा 78। ठीक है, आगे अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण को और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। ठीक है, तो 86 के अंतर्गत दोस्तों जब भी सदन प्रक्रिया बढ़ती है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो आपका
अनुच्छेद 86 के अंतर्गत होता है। ठीक है, 87 में आपके राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र की आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समन्वय संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करते हैं। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको कहा कि इस राशि के अनुसार प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है उसमें आरंभ में और सत्र के अंत में ये जो है आपके वहाँ एक अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 87। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 108 बहुत महत्वपूर्ण। 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसको? राष्ट्रपति को है। ठीक है, किसके अंतर्गत? आपका आर्टिकल 108 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद आपका 111 दोस्तों है, ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर ही स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति का साइन होता है और वो नहीं भी कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर विधेयक धर्म विधेयक है, क्या है? धर्म विधेयक है, तो इस पर उसको साइन करना अनिवार्य होगा है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई होगा तो उसको पुनः विचार हेतु सदन को वापस कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए यदि विधेयक सदन द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित किए लौटा जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं रोकेगा, करेगा। मतलब कुल मिला के राष्ट्रपति को सिर्फ एक बार जो है दोस्तों उस विधेयक को वापस करने की शक्ति है। अन्यथा की स्थिति में उसमें संशोधन होता है, नहीं होता है, अगर वैसा ही आता है तब भी राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी कमी है, ठीक है, हमारे संविधान की। ठीक है, आगे देखिए वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ठीक है जो आपका धन विधेयक होता है दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति इसको जो है नहीं लौटाता। ठीक है, इस पर साइन करता है। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही जो विधेयक होते हैं, बिल होते हैं, वो क्या बनते हैं? लॉ बन जाते हैं। ठीक, कानून। अनुच्छेद 123 कौन सी? 123 आप इसको याद कीजिए। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को किसकी शक्ति है? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, क्षमा कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी संवैधानिक उस पर मतलब आप सलाह ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 53 का 2 के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं किसका? थल, वायु और नौसेना का प्रधान होता है और राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ठीक है, देखिए ये क्या मतलब है? देखिए प्रतिनिधित्व करने वाला ये है, कोई भी कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, मिलता है आपको, लेकिन नेतृत्व कौन करता है? आपने देखा होगा अधिकतर जो है वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है ना। जिस प्रकार से वर्तमान मोदी जी हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो किसको है? राष्ट्रपति को ही। ठीक है, अब दोस्तों हमने ये मेन पॉइंट आप बहुत आराम से पढ़े हैं। अब प्रश्नों को हम लोग थोड़ा तेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब प्रश्न आप देखिएगा, आप 4-5 क्वेश्चन करने के बाद खुद ही आपको लगेगा कि ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है आपका? ये आपका राष्ट्रपति होता है। देखिए भारत एक क्या है? गणराज्य है। तात्पर्य है कि भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। तो गणराज्य से तात्पर्य क्या है दोस्तों? यह है कि भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा। ठीक है, ना कि वंशानुगत, जैसा कि कहाँ होता है? ब्रिटेन में होता है। ठीक है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है, निर्वाचन प्रणाली से। क्या बताया था आपको? एकल संक्रमणी गुप्त मतदान के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए भारत कथन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राष्ट्र से भिन्न है, तो बिल्कुल सही है। और कारण क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता जुलता है? तो देखो इसकी हम व्याख्या देखेंगे यहाँ पे। देखिए इसका ऑप्शन सी है, क्या है कि ये सही है, आर गलत है। क्यों? क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है। ठीक है दोस्तों, और जो ब्रिटेन का होता है वो कैसा होता है? वंशानुगत होता है। तो इस प्रकार से भिन्न है पहली चीज। दूसरा, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, लेकिन जो अमेरिका राष्ट्रपति होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। इस प्रकार से दोनों में जो है भिन्नता है, इसलिए जो है ये सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, यहाँ पे कथन काट दिए गए हैं। तो संघीय कार्यपालक का जो मुखिया है भारत का राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और राष्ट्रपति की शक्तियाँ को कोई सीमा नहीं है, सीमा बना दी गई है दोस्तों, तो सीमा तो है। ठीक है, और जिसकी अगर किसी चीज़ की सीमा दोस्तों नहीं होगी तो वो चीज़ें अपने आप में निरंकुश हो जाएंगी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो आपका सीधे करते हैं,
अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा। ये आपका किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालक शक्ति निहित होगी और वह उसका प्रयोग इस संविधान के साथ स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा कर सकेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष है वो कौन होगा? तो आपको पता होगा कि जो भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष, जिसको एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं, ये आपका राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, ये आपका 53 के अनुसार कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके? राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, और इस प्रकार जो कार्यपालिका अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? आपका राष्ट्रपति होगा। ठीक है, हेड ऑफ, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ की गई है? राष्ट्रपति में निहित की गई। ठीक है, अब दोस्तों यही आपका प्रश्न रिपीट हो रहा है। आप देखिए, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो राष्ट्रपति में किया गया है। ठीक, आगे देखिए, एक कथन है, एक कार्ड है। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो ये देखिए, सरकार का व्यवसाय से संबंधित तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, व्यवसाय चलाने से संबंधित है। देखिए, ऐसा है कि कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय, मतलब व्यवसाय से यहाँ मतलब कमर्शियल नहीं है, कुल मिला के सरकार को चलाने की व्यवस्था संबंधित है। तो इसलिए आपका ए आर दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि इसका ये कारण नहीं है। ठीक है, इसका ये कारण नहीं है। आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, तो और प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से फ्री हैं। तो देखिए, फ्री तो नहीं है। ठीक है, तो जहाँ दोस्तों अंकुश की बात होगी वहाँ आप तुरंत उसको आप अपने दिमाग में वो कीजिएगा। ठीक है, देखिए 53 के 2 में कहा गया है कि संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च कौन होगा? आपका सुप्रीम कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, किसमें कहा गया? 53 के 2 में। ठीक है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व कौन करता है? आपका प्रधानमंत्री करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? देखिए, आपने से पढ़ा, आपने पढ़ा भी, तो राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो आपने पढ़ा कि अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान। और दोस्तों वही चीज़ रिपीट होगा। देखिए, संविधान के 55(3) के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा? इस प्रकार आपका अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। आगे ये आपका वही रिपीट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देखिए आप कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? बिल्कुल सही है। और दिल्ली और पुडुचेरी की? ठीक है, तो आपका 1, 3 और 4 आपका दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अब इन प्रश्नों को दोस्तों आराम से लगा लेते होंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब बार बार वही प्रश्न देखने से मतलब नहीं है। देखिए, यहाँ पे वही प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होता है? पता है आपको। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो यहाँ दोस्तों प्रश्न क्या देखिए, तो पढ़िए ऑप्शन को। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात सही है भाई। अगर कोई पदस्थ नहीं होगा तो फिर शासन कौन करेगा? ठीक है, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने के से 5 वर्ष तक पद रहेंगे। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद बना रहेगा। ठीक है, जब तक नहीं आ रहा तब तक वो रहेगा। ठीक है, और निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैंने बताया आपको, स्थगित बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना कम से कम दोस्तों आपका 50 होता है। 10, 5, 20 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके देखिए यहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचक, ठीक है, जो कि सांसदों और विधायकों से सम्मिलित हो, का प्रस्ताव होना चाहिए। और उसके साथ दोस्तों कि दूसरे वही 50 नहीं, दूसरे कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन भी किया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर दोस्तों ये होगा। ठीक है, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय चुनाव के निर्वाचक मंडल में ये जो आपका फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलों से संबंधित प्रश्न है। तो आप इन संबंधित देखिए, ये थोड़ा ये यहाँ देखिए
राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका जो होता है वो अनुच्छेद 55 वर्णित है। ठीक है, 54 में क्या है आपका निर्वाचन मंडल है, और जो तरीका होगा वो 55 में। ठीक है, देखिए विधानसभा, इसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य कैसे करेंगे, तो राज्य जो आपका राज्य होगा, तो राज्य की जनसंख्या होती है। ठीक है, राज्य की जनसंख्या होती है, राज्य की जनसंख्या कितनी है, और राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, इंटू 1000। ठीक है, आप क्लियर नहीं दिखा होगा, तो ये आप ऊपर जो लिखा है वो राज्य की जनसंख्या है, और नीचे लिखा गया है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000। इस प्रकार से आपका जो उस विधानसभा का एक मूल्य होता है वो निकलता है। ठीक है, आगे आगे उसमें अगर हमको संसद का निकालना है, किसका, वो विधानसभा का था, तो संसद के लिए सभी निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्यों का जो मत मूल्य निकला दोस्तों वो, और निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है वो, इससे आपका निकलता है संसद का मूल्य। ठीक है, इस प्रकार से उसका उत्तर दोस्तों आपका। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे देखिए राज्य की जनसंख्या, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यहाँ दोस्तों 1000 होता है ना कि 100। ठीक है, इसलिए गलत होता है ये। और संसद का मूल्य निकालेंगे तो सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मूल्यमान और निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका केवल 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक MLA की वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों की वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ऐसा होता नहीं है, हालांकि देखिए संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति की जो निर्वाचन होगा वो कैसा होगा, आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं उनका मत मूल्य राज्य की जनसंख्या और विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या और 1000, ये हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद आपने लिखा, और यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण MLA का मत भी मूल्य अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहली बात सही थी। दूसरा क्या है, संसद के सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए जो सूत्र है वह आपका सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य का योग होता है। ठीक है, और दूसरा होता है संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ संख्या होती है और यहाँ विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य का योग होता है। ठीक है, इसके आधार पर स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य समान होता है। ठीक है, अलग नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च देखिए विधानमंडल के लोग काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब विधानमंडल जो होगा वो नहीं होगा उसका। ठीक है, अगर विधानसभा का रहेगा तो वो डालेगा वोट। ठीक है, आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 गुणों बराबर होता है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष को है, तो आपको बताया मैंने 1971 के अंतर्गत दोस्तों 2026 तक की जनगणना मानी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक क्या नहीं है, तो आयु 35 वर्ष हो आवश्यक है, पढ़ा लिखा हो दोस्तों, ये हमारे बड़ी समस्या है, विडंबना है हमारे भारत देश की। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, पढ़ा लिखा अनिवार्य नहीं है। बाकी चपरासी की नौकरी के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उसे भारत का जन्मा नागरिक ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो जन्म से हो चाहे वो कहीं से नागरिकता प्राप्त किया हो। ठीक है, उसे ये आपका जो है वहाँ क्या बोलते हैं हम अमेरिका में आपका लागू है। ठीक है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, ये बात भी सही है, तो आपके दोनों सही होंगे। ठीक है, पहला छोड़ के आगे देखिए, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, बिल्कुल सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र देना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी स्वेच्छा छोड़नी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी स्वेच्छा छोड़नी होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि निर्वाचित होने के बाद आप 2 पद पर एक साथ कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है, तो आपका जो आपका आर्टिकल 57 है दोस्तों, ये आपका निर्वाचन के लिए
पुनः पात्रता की बात करता है राष्ट्रपति के, ठीक है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो आपको बताया मैंने कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत उसका उत्तर मानना है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है, अपने पद ग्रहण के दिन से, ठीक है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सम्मत कर देते हैं, तो किसको देंगे, आपको उपराष्ट्रपति को, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है, कैसे, ठीक है, कैसे, तो संसद द्वारा, किस प्रकार, महाभियोग, ठीक है। जो 61 आपका है वो महाभियोग छानने की प्रक्रिया से माध्यम से संसद जो है राष्ट्रपति को हटा सकती है, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा, तो कोई भी सदन, ठीक है, चाहे वो लोकसभा ले आए चाहे वो राज्यसभा ले आए, तो ऐसा कहीं नहीं कि कोई लाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति महाभियोग छानने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है, और 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा जो कि दूसरा सदन उस पर क्या करेगा, जांच करेगा, ठीक है। उसके बाद ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा, ठीक है। और इस क्रम में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपने प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति अपने लिए वहाँ पे लड़ सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व, तो आपका 14 दिन पूर्व सूचना होनी चाहिए, ठीक है। 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होना चाहिए और उस सदन के कम से कम 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग में देखिए बहुत महत्वपूर्ण, ये तो मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। देखिए 61 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है, ठीक है। राज्य की विधानसभा से भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। देखिए जहाँ राज्य की जो विधानसभा थी वो निर्वाचक मंडल में कार्य कर रही थी, लेकिन उसके इम्पीचमेंट में कार्य नहीं कर रही है, ठीक है। तो यही जो है भाग नहीं लेती है। और राज्य की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक का भाग होती ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। दसवां सा खराज टाइप का है, ठीक है, थोड़ा माफ कीजिएगा मुझे। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, कब, 6 माह के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ प्रश्न क्या है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। दोस्तों 6 महीने, कम से कम 6 महीने के अंतर्गत जो है उसका हो जाना चाहिए, यही बात है, घुमा फिरा के पूछा है, ठीक है, वही चीज़ आपका है। देखिए यहाँ क्या है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए तो उस पदभार ग्रहण कार्यभार कौन संभालेगा, तो संभालेगा तो उपराष्ट्रपति, और ठीक है वो किसके अंतर्गत आपका 65 के अनुसार है, ठीक है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा करने से आपको भी बोरिंग होती है। देखिए अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चला सकता, ठीक है, और राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो ये बात दोस्तों देखिए यहाँ पर सा ऐसा क्लैरिफिकेशन देख लीजिए आप, तो आपको समझ आएगा क्या क्या चीज़ें हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 के अनुसार संघ की कार्यवाही शक्ति किसके होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करती है, ठीक है। और अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति, मतलब विधिक कार्यों पर नहीं किया सकती, किसका, शासकीय कार्यों के लिए संबंधित, ठीक है। अनुच्छेद 361 के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति, ठीक है, या राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दंडिक मुकदमा नहीं चलाया सकता, ठीक है। परंतु अनुच्छेद 361 जो है उसमें प्रावधान क्या है कि व्यक्तिगत हैसियत, मतलब पर्सनल उन्होंने कोई कार्य किया हो तो उसके लिए जो है उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली सिविल मुकदमा विस्तृत लिखित सूचना या उनके कार्यालय में देने या 2 माह के जो है पश्चात चलाया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है व्यक्तिगत रूप से अगर कोई कार्य करते हैं वो, ठीक है, व्यक्तिगत हैसियत से, तो उनके विरुद्ध जो है आप सिविल मुकदमा डाल सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना उन्हें लिखित देनी पड़ेगी और कार्यालय में 2 माह के बाद आप उस पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अतः प्रश्न का कथन सही नहीं है और साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता है, ये बात आप समझिए, ठीक है। संविधान के ऊपर कोई नहीं है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन अंतर्गत आपका राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है एक बार, ठीक है।
44वें के अंतर्गत, ठीक है, और दूसरी बार आएगा तो उस पर साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो अनुशंसा होगी उसके आधार पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए लिखा हुआ है 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के जो मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी, ठीक है, कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद की जो बात आएगी वहाँ आपके कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री सभी होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है वो रिपीटेड नहीं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किसी विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बताता है? राष्ट्रपति, ठीक है। और इस पर 118 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो आशय होता है, राष्ट्रपति का आशय मतलब इंटेंशन, ठीक है। इंटेंशन अभिव्यक्ति द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना के संबंध में उचित है। और संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित करने के लिए आयोजित करने के अपने आशय, ठीक है, तो आशय की सूचना देता है, ठीक है। तो निर्देश नहीं देता, सहमति नहीं, विवेक नहीं, क्या देता है? आपका इंटेंशन होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कदमों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह संसद का एक संगठक का भाग है, बिल्कुल सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। देखिए राष्ट्रपति चर्चा में भाग कम लेता है, ठीक है, राष्ट्रपति को बुलाता है, ठीक है। आगे देखिए, हो गया, यही आपको उत्तर रहेगा। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है वो क्या है? तो दोस्तों वीटो शक्ति आपका राष्ट्रपति देता है। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक आया था आपका 1954 में। ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं इसको, आत्यंतिक वीटो बोलते हैं, ठीक है। इस पर क्या होता है कि स्पष्ट सहमति रोकने का प्रयोग किया था, मतलब सहमति नहीं दिया था। जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानचंद्र सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। देखिए वीटो जो होते हैं 2-3 प्रकार के वीटो हैं। तो अगर एब्सोल्यूट वीटो की बात की जाए तो आपका किसने किया था? ये आपके राजेंद्र प्रसाद ने। पॉकेट वीटो का यूज़ किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है। किसके लिए? भारतीय डाकघर अधिनियम के लिए, ठीक है। इस प्रकार वीटो क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है कि विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिए लंबित रखना, ठीक है, ठीक है, आत्यंतिक, ठीक है। तो पॉकेट वीटो का मतलब होता है पॉकेट में रख लेना, कुल मिला के उस पर कोई चीज़ मत करना और अनिश्चित काल के लिए उसको रख लेना, ठीक है, लंबित, मतलब वापस ना करना उसको। आत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छा के अधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही जो है वो स्वेच्छा से किया माना जाएगा, ठीक है। तो पॉकेट वीटो दोस्तों राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो आपको वही दोस्तों, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किस पर? डाकघर पर, ठीक है, डाकघर संशोधन विधेयक पर। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति, आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो आपका अनुच्छेद 111 है। 111 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति की स्वयं की शक्तियाँ कौन सी हैं दोस्तों? ये आपका देखिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं, चूँकि वो प्रधानमंत्री से लाभ करता है। विधेयक की आपत्तियों को सहित वापस भेजना कर सकता है, ठीक है। विधेयक को रोक रखना कर सकता है। क्षमा प्रदान करना ये आपका विवेकहीन शक्ति नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना ऐसा कुछ नहीं है, बुलाता है केवल। संसद को संदेश भेजना ये कर सकता है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है किस विषय पर? ठीक है, तो किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो विधेयक पर स्वीकृति देना, ठीक है। इस पर वो ले भी सकता है और लौटा भी सकता है, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायक शक्ति कौन सी है? तो आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपकी विधायक शक्ति है। इसके अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों की स्थगन का अधिकार क्रमशः
सभापति, उपसभापति और स्पीकर पर होता है। संसद एक अंग होने का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब अपनी अनुमति देता है या उसको पुनर्विचार के लिए वापस उठाता है तो यही जो है विधायी कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यही आपका जो है होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र होने के बाद कितने समय तक रखा जाता है? तो आपको 6 सप्ताह, माफ कीजिएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई अध्यादेश जारी किया गया है तो संसद के सत्र शुरू होगा तो उसके 6 सप्ताह के अंदर जो है उसको अनुमोदन करवाना चाहिए, नहीं तो वो जो है अध्यादेश मतलब फेल होता है। ठीक है, तो 6 सप्ताह, ठीक है, 6 महीने नहीं, 6 सप्ताह। ठीक है, आगे देखिए, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सालों पर अध्यादेश के से बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो आपका 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की संबंधित शक्तियों का वर्णन करता है। ठीक है, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों वित्त आयोग का अध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे दोस्तों वही प्रश्न है, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, देखिए, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तय करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है, नहीं माफ कीजिएगा, अभिभाषण आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल तय करता है। ठीक है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ से थे, वो आपके बिहार से थे, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य थे और उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, आगे देखिए, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके वही थे। ठीक है, आगे देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वो आपके श्री वी गिरी थे, चौथे राष्ट्रपति। ठीक है, और कार्यकाल के अनुसार उनका नाम कौन सा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार बने थे। ठीक है, छोड़िए इसको, इस चीज़ को छोड़िए। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके कौन थे दोस्तों? ये आपके एन संजीव रेड्डी थे। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से, बाकी तो राजेंद्र प्रसाद थे ही, लेकिन यहाँ ऑप्शन आपका यही चार दिया हुआ है, तो इसमें एन संजीव रेड्डी आपके निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र कौन थे? वो आप कौन थे? एन संजीव रेड्डी। ठीक है, आगे मिलान करना था, ये आप देख लीजिएगा जब आप कार्टून देखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है? तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों आपके ये हैं, यही आपके जो है उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी डॉक्टर जाकिर हुसैन, वेंकटरमन और राधाकृष्णन, ये आपके पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो आपके दोस्तों जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और ये सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने जाने वाले पहले नेता भी थे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो आपका राधाकृष्णन है। ठीक है, तो राधाकृष्णन आपका वे प्रख्यात जो है दार्शनिक और शिक्षाविद थे और इन्हीं के आधार पर दोस्तों 5 सितंबर को क्या मानी जाती है इनकी शिक्षक दिवस। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से कौन ट्रेड यूनियन से संबंध रहा है? तो आपके जो वी गिरी थे, ये आपके चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये जो है आपके ट्रेड यूनियन से संबंध रहे हैं। ठीक है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ये आप जाते होंगे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपके IGMDP के फलस्वरूप भारत पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया हमारे देश को। ठीक है, तो मिसाइल मैन कौन है? आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो मुख्य न्यायाधीश थे और राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो आपके जो जस्टिस हैम हिदायतुल्लाह थे दोस्तों, ये आपके रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, कौन असंगत हैं? देखिए, असंगत मतलब ये है कि राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू आपके कौन थे? प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है? दोस्तों आपका 12वां है। ठीक है, 12वां है, और ये आपकी दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, जो कि आपका 2007 से रही हैं। ठीक है, 2007 से 12 तक, तो 12वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, आगे देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों, ये आपके बिहार के राज्यपाल थे और बाद में ये भारत के उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, और उसके बाद जब ये 1969 में ये राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये आपके कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? ठीक है, तो ये आपके जो बीबी गिरी दोस्तों थे, ये आपके देखिए यहाँ क्या है कि राष्ट्रपति बीबी जो गिरी हैं उन पर निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया था। ठीक है,
और इसके अंतर्गत ये सर्वोच्च न्यायालय के एम सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। पूरे इतिहास में दोस्तों भारत में ध्याता है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार था। नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। और बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी कराई गई थी। ठीक है, तो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंतर्गत दूसरी मतलब चक्र की जनगणना भी कराई गई थी। ठीक है, अब राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? ये आपका एडविन लुटियंस द्वारा। ठीक है, अब तो आपका संसद बन गया है, संसद से दूसरा प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो संसद जो आपका नया बना है उससे संबंधित आप करंट में कोई न्यूज़ है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उससे आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, दोस्तों इस प्रकार आपका राष्ट्रपति कवर हो गया है पूरा। अब हम लोग अगले सेक्शन में उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे और इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग घटना चक्र की पूरी सीरीज को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ आपसे, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो ये पूरी सीरीज है वो डेली जो उसका आएगा अपडेट वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।